हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं गवर्नेंस। तो चैप्टर नंबर 13 यानी कि केंद्र राज्य संबंधी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की आप बात हो रही है। तो दोस्तों, एक चीज़ और, यहाँ पे आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम पेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुछ पीडीएफ रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, ये था हमारा चैप्टर नंबर 13। चलिए, जितना हम लोग कर चुके थे उससे आगे बढ़ते हैं अभी फिलहाल। तो राज्य के प्रस्ताव के आधार पर देखिए, यहाँ पे हमने बात करी थी। हाँ, तो गाइज हम लोग बात करने जा रहे थे अब राज्य विधायिका पर केंद्र का नियंत्रण, राइट। तो स्टार्ट करने से पहले फिर से दोस्तों एक बार मैं आपसे कहूँगी, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, जो भी दृष्टि आईएएस पढ़ना चाहते हैं। और प्लस, अगर आप लोग घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है ना, वहाँ से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन। आपको घटना चक्र की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो गाइस, अगर आप लोग को पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि बुक है बहुत बड़ी। देखिए, यहाँ लिखा है राज्य विधायिका पर केंद्र का नियंत्रण, राइट। देखिए, इसमें मतलब क्या कह दिया, मतलब एक हमारे पास केंद्र है, एक हमारे पास राज्य में विधायिका है, राइट। तो क्या राज्य की विधायिका पर केंद्र का नियंत्रण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, इसकी हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि ऐसी स्थितियां जिसमें संसद राज्य सूची में शामिल विषय पर कानून नहीं बनाती, परंतु केंद्र सरकार को राज्य की विधायी शक्तियों पर प्रभावी नियंत्रण हासिल हो जाता है। मतलब कुछ ऐसी स्थितियां हैं, हम कहते हैं कि राज्य सूची पर केंद्र जो है ना कानून नहीं बनाती, बट फिर भी कुछ शक्तियां केंद्र के पास है जिससे वे इस पर नियंत्रण, यानी कि राज्य विधायिका पर नियंत्रण कर लेती है, ठीक है। देखते हैं कैसे। इसमें लिखा है आर्टिकल 200 के तहत क्या होता है, राज्यपाल यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है तो आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर जेबी वीटो तथा निरपेक्ष वीटो का प्रयोग कर सकता है। मतलब ये समझिए, हम राज्य में बैठे हैं, विधानसभा से कोई बिल पास हो गया, विधान परिषद से भी हो गया, गवर्नर यानी कि आपके राज्यपाल तक पहुंच गया। अब राज्यपाल क्या करता है, उसको संरक्षित रख देता है। मतलब किसके विचारार्थ? राष्ट्रपति के, ठीक है। मतलब अब घूम फिर के राज्य से हम कहाँ पहुंच गए, केंद्र की तरफ पहुंच गए। अब ये जो राष्ट्रपति यानी कि जो प्रेसिडेंट है, उसके पास एक शक्ति होती है। किसकी शक्ति होती है कि वो उस बिल पर क्या है, वीटो कर सकता है। वीटो मतलब जेबी वीटो कर सकता है, निरपेक्ष वीटो कर सकता है। तो ये शक्ति आ जाती है प्रेसिडेंट पे, यानी कि आप राज्य से सीधे कहाँ पहुंच गए हैं, केंद्र की तरफ। यानी कि अब इस राष्ट्रपति यानी कि केंद्र का नियंत्रण कहीं ना कहीं राज्य पे आ गया है, आप देख पा रहे होंगे। यानी कि केंद्र थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यानी कि शक्तिशाली आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। अब एक लिखा है आर्टिकल 204 के तहत क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है। ऐसे मामले में भी राष्ट्रपति ना चाहे तो राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकता। यानी सपोज कि राज्य विधानमंडल को किसी ऐसे विषय पर कानून बनाना है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य से रिलेटेड है, तो इस पर भी अनुमति चाहिए। कुछ ऐसे विषय है जिस पे आपको राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होगी। अगर राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता है तो भी ये कानून नहीं बना सकता। यानी कि यहाँ पे भी ये थोड़ा सा डाउन हो जाता है, ठीक है। यानी कि नियंत्रण है, हम कह सकते हैं ऊपर केंद्र का, ठीक है। अब आर्टिकल 360 देख लीजिए। इसमें क्या होता है, वित्तीय आपातकाल लगता है, ठीक है। जैसे वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो राष्ट्रपति जो है ना, राज्यपाल को निर्देश देने की शक्ति रखता है। यानी कि राज्यपाल कहाँ पे है, राज्य में है, राष्ट्रपति कहाँ पे है, केंद्र में। तो राष्ट्रपति किसको निर्देश दे रहा है, राज्यपाल को। कब? जब वित्तीय आपातकाल लगता है। तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रत्येक वित्त और धन विधेयक अनिवार्यता उसके विचार हेतु आरक्षित किया जाए। मतलब ये है कि सपोज कोई एक विधेयक आता है, यानी कि कोई बिल आता है राज्य की विधानमंडल में, तो यहाँ बैठा है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, यहाँ आ जाता है गवर्नर, ठीक है। राष्ट्रपति गवर्नर को कह देता है, भैया अगर कोई भी धन या वित्त विधेयक आ जाए, कब, किस टाइम, जब क्या है, वित्तीय आपातकाल लगा है, तो आप इसको आरक्षित रखिए मेरे लिए, प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। देखिए, आज तक वैसे तो ये वाला आर्टिकल यानी कि वित्तीय आपातकाल कभी लगा नहीं है, मतलब फिलहाल तो अभी तक नहीं लगा है जब से भारत आज़ाद हुआ है फिलहाल। फिर मतलब ये हो सकता है, ये जो चीज़ लिखी है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में राष्ट्रपति बीच में कूद सकता है।
अच्छा, अब देखिए यहाँ लिखा है केंद्र राज्य की विधियों में क्या होता है, टकराव हो सकता है कि केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है किसी विषय पे, सेम जैसे विषय आ जाता है आपका, राज्य सरकार भी उस पर कानून बना देती है और इन दोनों में आ जाता है टकराव। देखिए क्या होता है, देखिए विधियों में टकराव प्रायः दो प्रकार के होते हैं। कैसे हो गए भैया, एक तो अधिकारातीत यानी कि अल्ट्रा वाइज, और यहाँ पे लिखा है विरोध। ठीक है, देखें क्या है ये। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एक विधानमंडल वह विधि बनाने मतलब पहला है अधिकारातीत। इसमें क्या, इसका मतलब होता है कि दो में से एक विधानमंडल वह विधि बनाने के लिए सक्षम ही नहीं था जिसे लेकर टकराव की स्थिति बनी है। मतलब गाइस फिर से देखते हैं, इसमें देखिए क्या लिखा है, विधियों में टकराव प्राय दो प्रकार के होते हैं। पहला है अधिकारातीत, तो इसका तात्पर्य है कि दो में से एक विधानमंडल, एक मान लेते हैं केंद्र था और एक राज्य का विधानमंडल था। ठीक है, तो इसने कहा है इन दो में से, मतलब संसद और राज्य का विधानमंडल मान लीजिए, तो इसने कहा इन दो में से एक विधानमंडल कोई भी वह विधि बनाने के लिए सक्षम ही नहीं था जिसे लेकर टकराव की स्थिति बनी है। मतलब इन दोनों में से कोई एक ऐसा विधानमंडल था, या तो संसद कह लीजिए या राज्य की विधानमंडल कह लीजिए, इन दोनों में से एक तो सक्षम नहीं है कोई भी जो ये विधि बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उस विधि को पूरी तरह से क्या कर देता है, शून्य घोषित कर देता है। चलिए, अब एक होता है विरोध, मतलब दोनों विधानमंडल अपनी अपनी विधि यानी कि जो कानून है, कानून बनाने के लिए सक्षम थे, ठीक है, परंतु दोनों की विधियों के कुछ हिस्से एक दूसरे के विरोधी थे। मतलब संसद ने भी कानून बना दिया, विधानमंडल ने भी किसी राज्य के कानून बना दिया, और दोनों ही ठीक है बना सकते थे, लेकिन इसके कुछ हिस्से में ना, जो ये कानून इन्होंने बनाए हैं, उनके कुछ हिस्से में क्या आ रहा था, विरोध हो रहा था। ठीक है, तो दोनों विधियां सचमुच विरोधी हैं या नहीं, यानी कि जो संसद ने बनाया, जो विधानमंडल ने बनाया, ये सचमुच विरोधी हैं या नहीं, ये तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एम करुणानिधि बनाम भारत संघ 1979 में कुछ शर्तें रख दी, निर्धारित की हैं कि देखना है अब क्या शर्तें क्या हैं। देखिए, न्यायालय पूर्व मान्यता लेकर चलेगा कि दोनों विधियां विरोधी नहीं है। पहले ही वो सोचेगा यार कि जो संसद ने बनाया, विधानमंडल ने बनाया, वो विरोधी नहीं है, ताकि किसी विधि को विधि शून्य ना घोषित करना पड़े। मतलब कोई भी कानून को कुछ ना कुछ, मतलब विधि शून्य, कानून शून्य ना करना पड़े, मतलब खत्म ना करना पड़े। अब इसका विरोध वास्तविक होने पर ही क्या होगा, शून्य घोषित होगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि दोनों विधियों को ले लीजिए, दोनों कानून को ले लीजिए, अगर वास्तविक होंगे तो ही वो शून्य होगा। दोनों विधियां विरोधी तभी मानी जाएगी जब कौन कौन सी स्थिति होगी, तभी हम विरोधी मानेंगे। पहला, दोनों विधियों में क्या है, प्रत्यक्ष टकराव हो, सीधा सीधा टकराव हो, कि इसने कुछ कहा, इसने कहा ए, इसने कहा है बी, टकराव आ रहा है दोनों में, ये कह रहे हैं हाँ, ये कह रहे हैं ना। अब देखिए, दोनों विधियों की विषय वस्तु समान हो, परंतु उसमें ऐसे टकराव हो कि दोनों साथ साथ ना चल सकती हों, तो ये विधियां शून्य मानी जा सकती हैं। यदि संसद ने समवर्ती सूची के विषय पर कोई ऐसी विधि बनाई है जो पूर्णता या निशेषकारी प्रकृति की है, और राज्य ने भी उस पर विधि बनाई हो तो चाहे दोनों विधियों में कोई विरोध ना हो, पर राज्य द्वारा निर्मित विधि शून्य मानी जाएगी। मतलब इसने कहा संसद ने भी बनाई है और राज्य की विधानमंडल ने भी बनाई है, दोनों ने सेम विषय पर समवर्ती सूची के कानून बना दिया है, इसने भी कानून बना दिया, इसने भी कानून, तो भैया किसकी शून्य मानी जाएगी, साफ साफ इसकी शून्य मानी जाएगी, इसकी मानी जाएगी, संसद की मानी जाएगी और विधानमंडल की शून्य मानी जाएगी। अच्छा, अब यहाँ लिखा है आर्टिकल 254 में, 254 ऐसे विरोध के संबंध में निश्चित उपबंध करता है। ठीक है, यदि संसद की कोई ऐसी विधि जिसे पारित करने के लिए वह सक्षम है और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधि उस विधि के से जो है विरोध की स्थिति में है, तो राज्य की विधि विरोध की मात्रा तक क्या होगी, शून्य होगी। मतलब ये इसने कहा कि ये संसद ने कानून बना दिया, ये विधानमंडल ने कानून बना दिया, तो जहाँ तक ये संसद का है, ये विधानमंडल का है, तो जहाँ तक दोनों की सेम होगी, विरोध नहीं होगा, उतना तो हम राज्य विधानमंडल की मान लेंगे। जहाँ पे विरोध स्टार्ट हो जाएगा, इसको हम शून्य कर देंगे, विधानमंडल वाली को हम शून्य कर देंगे। ठीक है, चलो अब देखिए, परंतु यदि
राज्य के विधानमंडल ने समवर्ती सूची के किसी विषय पर विधि बनाई है जिसका कोई अंश संसद द्वारा पहले से बनाई गई विधि के उपबंधों के विरुद्ध है एवं ऐसी विधि को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, तो वे विधि संसद की विधि के विरोध में होने के बावजूद राज्य में प्रभावी होगी। मतलब संसद ने कोई कानून बना रखा है, विधानमंडल ने कोई बिल पास किया और अब ये पहुंच चुका है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने भी इसको हाँ कह दिया। अब क्या होगा कि चाहे ये बिल का कोई पार्ट इसका विरोध ही क्यों ना कर रहा हो, इस बिल मतलब कानून का, लेकिन प्रेसिडेंट ने बोल दिया हाँ, तो अब ये जो कानून या विधि है ना, विरोध में होने के बावजूद भी राज्य में क्या होगी, प्रभावी होगी। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने हाँ बोल दिया। अच्छा, विरोध की व्याख्या से जुड़े सिद्धांत, तो वैसे एक लिखा है अधिकृत क्षेत्र का सिद्धांत। मतलब अगर संसद तथा राज्य की विधियों में कोई विरोध नहीं है, यानी संसद ने जो कानून बनाया, राज्य की विधानमंडल में कोई कानून बनाया, उसमें कोई भी विरोध नहीं है, किंतु संसद का विधि निर्माण के पीछे आशय है कि उस विषय से संबंधित संपूर्ण क्षेत्र उसी की विधि के अधीन रहना चाहिए, तो बिना वास्तविक विरोध के भी राज्य की विधि शून्य हो जाएगी। मतलब कानून संसद ने भी बनाया, कानून राज्य विधानमंडल ने भी बनाया, दोनों के बीच में कोई विरोध नहीं है और संसद कह देता है ये पूरे के पूरे भारत में होगी, तो इसकी विधि को हम शून्य मान लेंगे और संसद वाली विधि पूरे भारत में हो जाएगी। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रयोग सिर्फ समवर्ती सूची से जो जुड़े कानून है उसके लिए किया जाता है, यानी कि समवर्ती सूची में जो विषय हैं सिर्फ उनके लिए ही किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे कानून संसद भी बनाती है और राज्य की विधानमंडल भी। दूसरा इसमें लिखा है पृथक्करण का सिद्धांत। क्या है ये? दोनों विधियों के वास्तविक विरोध की स्थिति में संपूर्ण अधिनियम को शून्य करने की बजाय उतने ही हिस्से को शून्य किया जाएगा जितना हिस्सा दूसरी विधि के वास्तविक विरोध में होता है। मतलब एक विधि ये बनी है गाइस, ये बहुत ध्यान से देखिएगा जो भी सिग्नल जा रहा है। ठीक है, एक विधि ये बनी है, ठीक है, तो ये हो गई संसद की, ये हो गई विधानमंडल की। तो इसने कहा जितनी विधि सेम सेम दिख रही है आपको, ठीक है, जितना आपको सेम सेम दिख रहा है उतना तो आप मान लीजिए उसको शून्य नहीं करना है, ख़त्म नहीं करना है। ठीक है, कितना हिस्सा शून्य होना चाहिए गाइस? जो आपको सेम नहीं दिख रहा है, इसने कहा विधि का उतना ही हिस्सा शून्य कर दो जितना आपको जो विरोध की स्थिति में आ रहा है। बस आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ जाओ। अब गाइस नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंध की बात करते हैं। अभी तक हमने क्या करे थे, केंद्र और राज्य के विधायी संबंध की बात करी थी, ठीक है, जहाँ पे हम कानून खेल रहे थे। अब हम बात करेंगे प्रशासनिक संबंध की, यानी केंद्र और राज्य के बीच में जो भी आपकी क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप है उसकी बात करेंगे। चलिए, तो ये बात कहाँ लिखी है? आर्टिकल X1 यानी कि 11 में लिखी है। ठीक है, आर्टिकल नहीं सॉरी भाग 11 में लिखी है संविधान के। अच्छा, अध्याय, इसके 2 अध्याय हैं, आर्टिकल भी लिख दिया है कि कहाँ से कहाँ तक। तो केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध की बात करी गई है। ठीक है, ये ऐसे आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है, जहाँ जहाँ आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो गए उसको याद रखिएगा। इसमें लिखा प्रशासनिक संबंधों से तात्पर्य क्या है? केंद्र व राज्य की सरकारों की कार्यपालिका संबंधी तालमेल से है, यानी कि इनके जो कार्यपालिका संबंधित तालमेल है उसके बारे में हम बात करेंगे। सामान्य रूप में संघ और राज्य के बीच शक्तियों की क्या है, विभाजन किया गया है। मतलब संघ को अपनी शक्ति मिली है, राज्य को अपनी, परंतु प्रशासनिक शक्तियों के विभाजन में क्या है, संघीय सरकार जो है अधिक शक्तिशाली हो जाती है। वैसे तो हर जगह ही संघीय सरकार जो है शक्तिशाली हो रही है, कहीं ना कहीं तो हो ही रही है। तो इसने कहा प्रशासनिक शक्तियों की अगर बात करें, मतलब कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि आपकी संघ सरकार शक्तिशाली दिखने लगती है। जैसे राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए क्या है, राज्य सरकार के प्रशासन पर संघ का क्या हो जाता है, पूरा नियंत्रण हो जाता है। यानी कि जब राष्ट्र हित की बात आने लगती है ना, तो राज्य को कुछ नहीं माना जाएगा, जो होगा संघ ही होगा। ठीक है, यानी कि संघ जो है नियंत्रण रख सकती है राज्य के ऊपर, ऐसा समझिए। अब देखिए केंद्र और राज्य में प्रशासनिक संबंध की बात करते हैं। यहाँ लिखा है सामान्य काल में प्रशासनिक संबंध, यानी जब कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, सामान्य स्थिति चल रही है भारत में, तब। ये आपातकाल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जैसे सामान्य काल में अगर बात करें तो कार्यकारी शक्तियों में क्या है, समान बंटवारा है, यानी कि जो कार्यकारी शक्तियां हैं कुछ संघ के पास है, मतलब समान बंटवारा कि आप ये नहीं कह सकते कि संघ शक्तिशाली है या राज्य शक्तिशाली है, दोनों ही बराबर, यानी कि बंटवारा सामान्य है।
ठीक है, मतलब बराबर बंटवारा हो गया। राज्यों को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति आ जाती है। कृत्यों का आदान प्रदान हो गया। अखिल भारतीय सेवाएं आ जाती हैं। ये है केंद्र राज्य में हम बात करें संबंधों की, राइट। अन्य संवैधानिक प्रावधान है। संविधान इतर प्रावधान की बात करते हैं। अब देखिए आपातकाल में 3 टाइप के हो जाते हैं। एक तो होता है 350, आर्टिकल 352 के साथ, एक आर्टिकल 356, एक आर्टिकल 360। वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं हम इन तीनों आर्टिकल्स में, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे में क्या होता है ना, संघ थोड़ा सा आपका शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि अब जो है ना संघ का नियंत्रण होने लगता है राज्यों पर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़। इसमें लिखा है कार्यकारी शक्तियों का सामान्य बंटवारा। ये ऊपर लिखा है ना, जैसे कार्यकारी फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है कार्यकारी शक्तियों का सामान्य बंटवारा। देखते हैं क्या है। जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स, मतलब ये शक्तियाँ केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियों के समानांतर, अर्थात जिन विषयों पर विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है उन पर प्रशासन करने की शक्ति केंद्र के पास है। जिन विषय पर विधि बनाने की शक्ति राज्य के पास है उन पर प्रशासन करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। हमने देखा था संघ सूची राज्य सूची, तो संघ सूची पर विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है, ठीक है, यानी कि केंद्र के पास है, तो उन पर प्रशासन करने की भी शक्ति केंद्र के पास है। और राज्य सूची के विषय में जो कानून बनाने की शक्ति है वो राज्य के स्टेट के पास है, और इस पर प्रशासन करने की शक्ति भी स्टेट के पास है। बस ये बात कही। परंतु यदि संसद कोई ऐसी विधि बनाए जिसके तहत इन विषयों से जुड़े प्रशासनिक कृत्य भी केंद्र सरकार को सौंपे गए हों तो संबंधित प्रशासनिक शक्तियां केंद्र को मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा, केंद्र की जो प्रशासनिक शक्ति होती है ना वो पूरे देश पर लागू होती है ना, पूरे भारत के लिए तो होता है केंद्र। लेकिन अगर हम राज्य की प्रशासनिक शक्तियों की बात करें तो वो अपने राज्य क्षेत्र तक ही रहती है। यानी अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी तक ही रहेगी, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड, बिहार की बात करें तो बिहार, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान। अब लिखा है राज्य को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति। ये रहा आपका सेकेंड वाला पॉइंट। चलो देखो क्या लिखा है। तो इसमें लिखा भारतीय संविधान का आर्टिकल 365 में प्रावधान है कि जहां इस संविधान के किसी उपबंध के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए दिए गए किन्हीं निर्देशों के अनुपालन करने में या उसको प्रभावी करने में कोई राज्य असफल रहता है तो राष्ट्रपति के लिए ये मानना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। तो कहानी इतनी हो गई। ऐसा मान लो कि केंद्र ने कुछ नियम बना दिए, नहीं ऐसा मान लो कि केंद्र नहीं, इसने लिखा संविधान का कोई उपबंध है जिसके अधीन जो है संघ की जो कार्यपालिका है उसको ये शक्ति का प्रयोग करते हुए करेगी, ठीक है। कि देखिए कुछ क्या होते हैं, निर्देश होते हैं, कुछ निर्देश का अनुपालन ऐसे समझिए, हम बात कर रहे हैं इसने का कुछ निर्देश है, संविधान में लिखी हुई कोई बातें हैं, कुछ निर्देश हैं, उसका अनुपालन करने में, उसको प्रभावी बनाने में राज्य जो है ना गाइस, हम ऐसा समझ रहे हैं या केंद्र ऐसा समझ रहा है कि राज्य असफल हो रहा है, मतलब जिस अकॉर्डिंग काम करना है राज्य उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो राष्ट्रपति सोचता है कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, राष्ट्रपति ऐसा मानता है कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का जो शासन है ना वो संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, यानी कि संविधान में जो बातें लिखी है उसके अकॉर्डिंग राज्य नहीं चल पा रहा है, ठीक है। ये बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। मतलब ये है कि नॉर्मली समझिए कि संविधान के उपबंधों के अनुसार जो है राज्य नहीं चल पा रहा होता है, ऐसा अगर राष्ट्रपति को लगता है तो हम उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, आर्टिकल 356 का प्रयोग करके उस राज्य में क्या करते हैं हम, राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात लागू करना केंद्र सरकार के लिए उपयुक्त होगा। यानी ऐसी स्थिति में आर्टिकल 356 के तहत क्या हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है बस, या राज्य आपातकाल
ऐसा कुछ कौन लगाता है? फिर केंद्र लगा देती है। ठीक है, केंद्र सरकार। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि भैया जो है ना संविधान के उपबंधों के अनुसार जो है राज्य नहीं चल पा रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लगा दो, राज्य की सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है, बेकार है, तो हम राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। इसमें लिखा है, संविधान के कुछ अनुच्छेदों में बताया गया है कि राज्य सरकारों को केंद्र सरकार किन विषयों पर निर्देश दे सकती है। मतलब ये बताए कि राज्य सरकारों को केंद्र सरकार किन विषयों पर निर्देश दे सकती है। चलिए बात करते हैं कौन से विषय। तो जैसे आर्टिकल 256 के तहत प्रत्येक राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि उसके राज्य क्षेत्र में संसद की विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे। मतलब ये इसने कह दिया, देखिए हम जो संसद कानून बना रही है वो पूरे के पूरे देश पर लागू होगा। तो अगर हम यहाँ पे यूपी की बात लेके चलते हैं तो ये उस पर भी लागू होगा। ठीक है, तो मतलब अब ये है, देखिए अब क्या है कि अगर यहाँ पे क्या लिखा है कि ठीक है वो यूपी में भी लागू होगा। हम यहाँ बात करने जा रहे हैं कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार किन विषय पर निर्देश दे सकती है। सपोज केंद्र सरकार ने कोई कानून बना के यूपी पूरे देश में लागू कर दिया, यूपी में भी लागू है, तो वो कहेगी कि संसद की विधियों का अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए यूपी में भी। ऐसा नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह देंगे कि राष्ट्रपति शासन हम चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि आप उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिस विषय पर संसद ने कानून बनाया है वो पूरे देश के लिए, तो यूपी में भी लागू करवाना पड़ेगा। ये मतलब इसका अनुपालन सुनिश्चित कराइए, तो यूपी सरकार को भी ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, 257(1) किसी राज्य के राज्य क्षेत्र में केंद्र सरकार को अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोजन की छूट देता है। मतलब केंद्र तो पूरे भारत का होता है, वो चाहे तो यूपी चाहे तो बिहार, कहीं पे भी किसी भी राज्य क्षेत्र में क्या है अपनी कार्यपालिका शक्ति है उसके प्रयोग को छूट देती है। मतलब अपनी कार्यपालिका शक्ति का यूज कर सकती है किसी भी राज्य क्षेत्र में। वहीं आर्टिकल 257(2) के तहत क्या होता है, केंद्र सरकार राज्य को ऐसे संचार साधनों के निर्माण तथा रखरखाव के लिए निर्देश दे सकती है। मतलब इसने कहा कि जो केंद्र सरकार है राज्य सरकार को जो संचार साधन है ना, कहेगी भैया इनका रखरखाव, इनका निर्माण आपकी जिम्मेदारी, इसका रखरखाव मेंटेनेंस सब आपकी जिम्मेदारी है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा निर्देश भी केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे सकती है, जिन्हें उन निर्देशों में क्या है राष्ट्रीय और सैनिक महत्व का बताया है। ठीक है, तो राज्य सरकार को करना पड़ेगा। आर्टिकल 357 के तहत क्या है, केंद्र सरकार राज्य को रेलों के संरक्षण के संबंध में भी निर्देश दे सकती है। कह सकती है भैया रेल, ऐसा नहीं है कि अगर जो रेलवे है अगर हम कहते हैं कि केंद्र सरकार उस पर काम कर रही है तो भैया उसकी जो पटरियाँ हैं किसी राज्य में टूटी फूटी पड़ी हो, नहीं, ये राज्य सरकार का काम है कि आप उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, केंद्र सरकार नहीं आएगी सब देखने। अब निर्देश दे सकती है कि भैया इसका संरक्षण आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है रेलों के संरक्षण। ठीक है, अब 257(4) में ये व्यवस्था है कि यदि केंद्र सरकार 257(2) और 3 257(2) और 3 जो हमने पढ़ा है 257(2) और 257(3), ठीक है, मतलब 257(2) में संचार की बात करी, संचार साधनों की बात करी, 3 में हमने रेलवे की बात करी। तो इसके रखरखाव, इसके निर्माण में कि राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। ठीक है, तो इसने कहा कि आर्टिकल 257(4) में व्यवस्था है कि यदि केंद्र सरकार 257(2) यानी कि जो हमने संचार व्यवस्था की बात करी थी और 257(3) यानी कि हमने जिसमें रेल की बात करी थी, ठीक है, के तहत राज्य सरकार को कोई निर्देश देती है और उसका अनुपालन करने में राज्य को निर्देश नहीं दिए जाने की स्थिति की तुलना में अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ती है तो केंद्र सरकार उस अतिरिक्त खर्च का भुगतान करेगी। ठीक है, अतिरिक्त राशि अगर इसमें खर्च करनी पड़ेगी तो केंद्र सरकार उस राशि का क्या करेगी, भुगतान करेगी। ये राशि दोनों सरकारों के आपसी करार से तय होगी और क्या है, विवाद की स्थिति में ये राशि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा निर्धारित की जाएगी। ठीक है, मतलब ये है अगर अतिरिक्त धन का खर्च होता है, मतलब धन लगता है तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर खर्च करेगी या तय हो जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इतना करेगी, स्टेट गवर्नमेंट इतना करेगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कहाँ जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएंगे, ये समाधान निकाल देगी। अच्छा, फिर इसमें लिखा है तो 339(2) के माध्यम से जहाँ केंद्र सरकार राज्य सरकार को उसके भूभाग में रखने वाली अनुसूचित जातियों के लिए आवश्यक योजना को बनाकर उनके निष्पादन के संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। यानी कि यहाँ पे भी केंद्र सरकार क्या होता है, अनुसूचित जातियों के लिए आवश्यक कोई योजना है उसको बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी और राज्य सरकार को उसके लिए निर्देश दे देगी कि भैया इस तरह से काम हो जाना चाहिए। तो वहीं आर्टिकल
क के तहत क्या होगा, प्रत्येक राज्य को ये जिम्मेदारी दी गई है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उसको अपनी मातृभाषा में दिलाने का प्रयास करा जाए। ये भी केंद्र सरकार राज्य सरकार को बोल देगी। केंद्र सरकार राज्य सरकार को ऐसी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए क्या है, निर्देश दे सकती है। यानी हम ये देख रहे हैं कि सेंटर जो है ना स्टेट को निर्देश दे रहा है, किन किन बातों पे दे रहा है उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो गाइस कुछ भी बहुत मुश्किल नहीं है, जब आप दो बार पढ़ेंगे ना, वीडियो को 2 ही बार देख लेंगे ना, तो आप सब समझ जाएंगे। अब इसमें लिखा है कृत्यों का आदान प्रदान, ठीक है, मतलब कृत्य मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। पहला देखिए आर्टिकल 258 का 258(1) में क्या लिखा है, राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार या उसके अधिकारियों को केंद्र की कार्यपालिका में शामिल विषय के से संबंधित शक्तियां या कृत्य सौंप सकता है। यहाँ है आपका केंद्र, यहाँ है आपका राज्य, ठीक है, यहाँ सेंटर है, यहाँ राज्य है, यहाँ बैठा है प्रधान प्रेसिडेंट। तो इसने कहा जो प्रेसिडेंट है ना वो राज्य सरकार की सहमति से, यानी कि राज्य सरकार की सहमति है यहाँ पे, तो उसकी सहमति से उस सरकार मतलब उस सरकार के, यानी कि सपोज हम बिहार की बात करें तो बिहार सरकार के या बिहार सरकार के जो अधिकारी हैं उनको केंद्र की कार्यपालिका में कोई विषय अगर शामिल है उससे संबंधित शक्ति या कृत्य या काम मतलब शक्ति या कार्य दे सकता है। राष्ट्रपति यहाँ से उठाएगा बंदा और उसको केंद्र की कार्यपालिका में कोई विषय हो उससे संबंधित शक्ति या कृत्य कार्य दे सकता है। अच्छा यहाँ पे लिखा है मतलब ये आदान प्रदान ही तो हो गया, स्टेट से उठ के कहाँ पे आ रहा है, सेंटर में आ रहा है बंदा। अब देखिए यहाँ पे है आर्टिकल 258(2) में क्या लिखा है, संसद अपनी किसी विधि यानी कि कानून के तहत किसी राज्य सरकार या उसके अधिकारी को ऐसे कृत्य शक्ति सौंप सकता है जो वह उचित समझे और चाहे वह कृत्य का जो है राज्य की विधान मंडल शक्ति के परे ही क्यों ना हो। यानी कि सेंटर जो है ना स्टेट के किसी भी अधिकारी को ऐसी शक्ति दे सकता है जो स्टेट की शक्तियों से परे यानी कि हट के हो। सेंटर ऐसी दे सकता है शक्ति, यानी कि केंद्र या संसद दे सकती है। तो ऐसा करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। यानी संसद जो है ना ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है स्टेट के अधिकारियों के लिए कि वो कुछ काम दे सकता है उसको जो इनके जो कार्य क्षेत्र है उससे अलग जाता है या इनकी शक्तियों से अलग जाता है, ठीक है। तो इसके लिए संसद को स्टेट यानी कि राज्य की जो सरकार है ना उससे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसमें लिखा है एक है आर्टिकल 258(3) में क्या लिखा है, यदि इस अनुच्छेद के किसी खंड के आधार पर केंद्र ने किसी राज्य सरकार को कोई कृत्य सौंपा है, कोई काम सौंपा है, तो राज्य सरकार द्वारा उस कृत्य के निर्वाह में किए जाने वाले अतिरिक्त खर्च का भुगतान कौन करेगा, केंद्र सरकार। यानी कि केंद्र ने राज्य सरकार को स्टेट गवर्नमेंट को कोई काम दिया है, अब इसमें जो खर्च हो रहा है ना स्टेट गवर्नमेंट को जो काम दिया है उसमें खर्च हो रहा है, तो वो खर्च कौन उठाएगा, ये केंद्र उठा लेगा, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 258 का संघ को कृत्य सौंपने की राज्य की शक्ति। अभी तक हमने देखा केंद्र जो है ना राज्य को काम दे रहा है, ठीक है, लेकिन एक ऐसा भी है जिसमें राज्य जो है ना केंद्र को काम देगा। जैसे अब इसने लिखा संविधान में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त बिना शर्त सौंप सकेगा, ठीक है। आर्टिकल 258 का 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था 1956 में। मतलब राज्यपाल क्या कर रहा है यहाँ पे, कहानी राज्यपाल, हाँ, तो राज्य का राज्यपाल, ठीक है, तो वो क्या करेगा, भारत सरकार की सहमति से उस सरकार या अधिकारियों को ऐसे विषय से संबंधित कृत्य जिन पर राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार हो। यानी कि ये बैठा है राज्यपाल यानी कि गवर्नर, यहाँ है आपका केंद्र। सपोज हम केंद्र की सरकार, केंद्र में जो सरकार है उसकी बात करें या इसके अधिकारियों की बात करें, तो इसने कहा ये इनको ऐसे काम सौंप सकता है जो एक्चुअल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति मतलब राज्य में आता है, वो काम राज्यपाल इनको सौंप सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो, ये ऐसा सिर्फ एक बार हो रहा है जो ये है आर्टिकल 258 का में बस, ठीक है। और ये चीज़ जोड़ी गई थी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1956, ठीक है, आर्टिकल
358 को जोड़ा गया था। चलो अखिल भारतीय सेवाओं की बात कर लेते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कर लेते हैं। क्या है ये गाइस, जो जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं? फिलहाल तो हम पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम आईएएस पीसीएस आईएएस आईपीएस वाली बात करते हैं, यानी अखिल भारतीय पूरे भारत, है ना। हम तो स्टेट वाली पढ़ रहे हैं फिलहाल, मतलब हमारा फोकस है पीसीएस पे। देखिए भारत में क्या होता है ना, भारत में केंद्रीय और राज्य सेवाओं के अतिरिक्त एक अन्य वर्ग भी है जिसे हम अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। एक केंद्रीय सेवा होती है, आप सेंटर में चले जाइए, दिल्ली में बहुत सारी होगी, ठीक है। एक आप हर राज्य में चले जाइए, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आप राजस्थान जाइए, आप एमपी जाइए, वहाँ की अपनी सेवाएं होंगी। उसके अलावा एक होती है अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए चयन और प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार कर रही है, जबकि सेवाओं में नियुक्त जो अधिकारी है ना, वो केंद्र और राज्य दोनों सेवाओं के अधीन कार्य करता है। यानी कि नियुक्ति, चयन अखिल भारतीय यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज की अगर बात करें तो उनका चयन और प्रशिक्षण कौन कर रहा है? तो वो केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन इनकी जो नियुक्ति हो रही है वो केंद्र में भी हो रही है और राज्य में भी हो रही है, ठीक है। अच्छा, राज्य सरकार के अधीन कार्य करते समय क्या होता है, उन पर तात्कालिक नियंत्रण जो होता है राज्य सरकार का होता है। यानी अगर राज्य सरकार में आप काम कर रहे हैं तो राज्य सरकार का नियंत्रण होगा, परंतु अंतिम नियंत्रण किसका? देखिए तात्कालिक नियंत्रण तो राज्य सरकार का है, लेकिन अंतिम नियंत्रण किसका है? केंद्र का ही है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, 1966 बहुत पुरानी बात है, आईएफएस को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया। मतलब एक तो था आईएएस, एक था आईपीएस, इनफैक्ट आज़ादी से पहले से चल रहा था, ठीक है। इनका नाम हो गया था बाद में आईएएस आईपीएस, ठीक है। तो 1966 में एक और आ जाती है आईएफएस, ठीक है। अब इसने कहा कि संविधान का आर्टिकल 312, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गाइस, संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार देता है। यानी कि भैया नई अखिल भारतीय, जैसे कि एक अखिल भारतीय सेवा और बनी थी तीसरी, ठीक है। तो इसने कहा और तीसरे के अलावा भी अगर हमें बनानी है तो ये अधिकार किसके पास? संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर, राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव लाता है और संसद क्या है, एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। ये अधिकार है संसद के पास। आर्टिकल 312 इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, याद रखिएगा। अच्छा, वर्तमान समय में हमारे पास 3 अखिल भारतीय सेवा है। यूपीएससी का जो एग्जाम देते हैं उससे आप इन 3 सेवाओं में जाओगे। एक है भारतीय प्रशासनिक सेवा, एक होता है भारतीय पुलिस सेवा, एक है भारतीय वन सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। चलिए अब इसमें लिखा है उल्लेखनीय कि अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं केंद्र सरकार को राज्यों को नियंत्रण करने की महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करती है। केंद्र सरकार क्या करती है? राज्यों को नियंत्रित करने की इसको शक्ति मिल जाती है अखिल भारतीय सेवाओं से। यही कारण है कि कई राज्य जो है ना इन सेवाओं को समाप्त करने और इन पर राज्यों का नियंत्रण बढ़ाने के पक्ष में बात करते हैं। क्यों भैया? केंद्र इन सेवाओं के द्वारा राज्यों पे नियंत्रण कर रहा है, तो ये बात कुछ राज्यों को पसंद नहीं है। तो ये चाहते हैं कि या तो इन सेवाओं को समाप्त कर दीजिए या इन पर जो है नियंत्रण किसका हो? राज्यों का ही हो, ऐसी बात करते हैं। अच्छा, अन्य संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं यहाँ पे हम। देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं केंद्र राज्य संबंध की, ठीक है, तो अन्य संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। चलिए, इसने कहा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। यानी कि प्रेसिडेंट जो है ना वो गवर्नर की नियुक्ति करता है और इसको कभी भी प्रेसिडेंट निकाल भी सकता है। अच्छा, राज्य के निर्वाचन आयुक्त है ना, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन कर रहा है? वो राज्यपाल करता है, परंतु उसे हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। यानी जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको, उसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? गवर्नर, लेकिन इसको हटा कौन रहा है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो हम देख रहे हैं राष्ट्रपति या केंद्र जो है यहाँ पे भी हावी हो जाता है। राज्यपाल, प्रेसिडेंट राज्यपाल की नियुक्ति करता है और प्रेसिडेंट ही इसको हटा सकता है, हटा देता है हटाना चाहे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे केंद्र जो है आपका शक्तिशाली दिख रहा है, ठीक है। अब इसने कहा राज्य की लोक सेवा आयोग है ना, राज्य में जो होता है, जैसे केंद्र में यूपीएससी होता है वैसे यूपीएससी होता है केंद्र के लिए, पूरा भारत के लिए होता है। वैसे आपका स्टेट पीएससी होता है आपका, जो किसी राज्य के लिए होता है। तो इसके जो सदस्य होते हैं या इसका जो अध्यक्ष होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल।
लेकिन इसको हटाने की शक्ति फिर आप देखिए प्रेसिडेंट पे आ जाती है, यानी कि केंद्र यहाँ पे भी शक्तिशाली दिख रहा है हमको। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपालों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी से निवेदन करने पर संघ लोक सेवा आयोग संयुक्त भर्ती जैसी परीक्षाएं भी आयोजित करा सकता है। यानी कि एक आ जाता है उत्तर प्रदेश, एक हो जाता है बिहार, मान लेते हैं 2 राज्य, यानी कि 2 राज्य हमने मान लिए। तो 2 राज्य के राज्यपाल हैं, उनके द्वारा क्या है यूपीएससी, मतलब यूपी का राज्यपाल है, एक आपका बिहार का राज्यपाल है। अब ये क्या है ना, ये दोनों जाते हैं यूपीएससी में, है ना, मतलब संघ लोक सेवा आयोग में जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि भैया एक काम करिए, आप एक ऐसी परीक्षा निकालिए जो संयुक्त भर्ती की है, दोनों के लिए हो, बिहार के लिए भी यूपी के लिए भी। ठीक है, तो इसने कहा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इसकी नियुक्ति कौन करे? देखिए फिर इसके लिए एक आयोग बनेगा जो यूपी और बिहार दोनों के लिए काम करें। ठीक है, तो इसके जो सदस्य अध्यक्ष हैं उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। फिर आप देख रहे हो केंद्र यहाँ पे थोड़ा सा शक्तिशाली हो जा रहा है। फिर इसमें लिखा है संविधानेतर प्रावधान, यानी कि संविधानेतर का मतलब क्या होता है गाइस? जो संविधान में नहीं है, संविधान के इतर है, संविधान से हटकर है, हम उसकी बात करेंगे। कुछ ऐसे प्रावधान है, तो इसमें देखते हैं क्या है। इसमें है कि कुछ ऐसे सलाहकारी निकाय हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं ना, केंद्र और राज्य के समन्वय को बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि दोनों मिलजुल कर काम करें, सही तरीके से काम करें, है ना। तो ऐसे निकायों का उल्लेख क्या है? संविधान में नहीं है। ठीक है, तो उसमें जो अध्यक्षता है ना, वो कौन करता है? केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कोई पदाधिकारी करता है, ठीक है, उसकी अध्यक्षता। अब ऐसे निकायों की हम बात करें तो जैसे आपका नीति आयोग है, ये संविधान में इसका कुछ हिसाब किताब नहीं है। अच्छा, वैसी है राष्ट्रीय विकास परिषद है, वैसी है राष्ट्रीय एकता परिषद, वैसी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो गया आपका यूजीसी, फिर है केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, क्षेत्रीय परिषदें इत्यादि। ठीक है, ये क्या करते हैं? केंद्र और राज्य में समन्वय बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, मतलब दोनों मिलकर कोई नीति बनाए, दोनों मिलकर कोई कार्य करें, कार्यक्रम बनाए, कोई परियोजना बनाए, दोनों मिलकर काम करें, मतलब दोनों का सहयोग हो, केंद्र का भी राज्य का भी। अच्छा, इसमें लिखा है विभिन्न प्रकार के सम्मेलन, जैसे राज्यपालों का सम्मेलन, अध्यक्षता कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, अध्यक्षता कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। गृह मंत्रियों का सम्मेलन, ठीक है, मतलब जो केंद्र का गृह मंत्री है वो केंद्रीय गृह मंत्री जो है, और जो राज्यों में है तो उनका सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता केंद्र का गृह मंत्री कर लेगा। मुख्य सचिवों का जो है सम्मेलन हो रहा है तो इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव कर लेगा। ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखिए आपातकाल में प्रशासनिक संबंध की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें लिखा है आर्टिकल 352, क्या लिखा है? तो ये जो अनुच्छेद है ना, आर्टिकल 352 का, जब उद्घोषणा होती है तो क्या होता है? केंद्र सरकार को ये शक्ति मिलती है कि वे किसी भी विषय पर राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। अभी तक हमने कुछ पर्टिकुलर विषय देखे जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देती है, लेकिन जब ये वाला लगता है ना आपातकाल 352 के तहत उद्घोषणा होती है, तो अब कोई भी विषय हो तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। तो ऐसे में राज्य सरकार के लिए जरूरी है कि वह केंद्र सरकार के प्रत्येक निर्देश का पालन करे। ठीक है, अब एक होता है आपका आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन होता है। जो 352 वाला था वो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, 356 राष्ट्रपति शासन। अभी हमने पढ़ा था राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है। देखिए कोई भी राज्य अगर संविधान के उपबंधों के अनुसार या उसका अनुपालन नहीं कर पा रहा है सही से, तो जो केंद्र सरकार को लगता है भैया ये ठीक ठाक नहीं चल रहा है हिसाब किताब, तो राष्ट्रपति शासन लगता है। ऐसा राष्ट्रपति अगर माने तो कि वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे लिखा इस अनुच्छेद के तहत क्या होता है? यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात की घोषणा हो जाती है तो उस राज्य की सरकार क्या हो जाती है? बर्खास्त हो जाती है, और राज्य की जो संपूर्ण प्रशासनिक शक्तियां हैं वो किसके हाथ में आ जाती है? केंद्र के हाथ में आ जाती है। यानी अब केंद्र के हिसाब से काम चलेगा। जैसे कि आपका जब जम्मू एंड कश्मीर में जो है आपका राष्ट्रपति शासन लगा था, फिर केंद्र के हिसाब से काम चलने लगे था, उसने क्या किया था? 370 हटा दिया था। ठीक है, अब लिखा है ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या तो स्वयं निर्देश देकर राज्य का प्रशासन चलाएगा, यानी कि कहानी देखिए राष्ट्रपति देखेगा, या तो वो खुद ही निर्देश देगा और उस राज्य को चलाएगा, या वो क्या करेगा कि राज्यपाल या कोई कार्यकारी अधिकारी है उसको राज्य के प्रशासनिक कार्य करने के लिए क्या कर देगा? अधिकृत कर देगा। यानी या तो वो खुद निर्देश दे दे के काम करेगा, या फिर ये क्या करेगा? कोई राज्यपाल है, उसी राज्य का जो राज्यपाल है या कोई प्रशासनिक अधिकारी है, ठीक है, उससे वो काम करवाएगा। ठीक है,
अच्छा, एक होता है 360 जो वित्तीय आपातकाल होता है, कई 3 ही आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और एक ही होता है हमारा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल तो ये हो गया, वित्तीय आपात की उद्घोषणा जब होती है तो राष्ट्रपति क्या करता है, राज्य सरकार को अपने सभी या किन्हीं वर्गों के कर्मचारियों के जो वेतन भत्ते होते हैं ना उसमें कटौती करने की बात कहता है। यानी राष्ट्रपति राज्य सरकार से कहता है कि अपने जो कर्मचारी हैं, जो जिनका आपको लगता है मतलब जिनको आपको नहीं लगता है, कुछ जो कर्मचारी हैं उनके वेतन भत्तों को कम करने की कोशिश करता है, हटाने की कोशिश करता है, जिसे मानना जो है ना राज्य सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है। कब? जब वित्तीय आपातकाल लगता है तब। अच्छा, ऐसा ही निर्देश जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के संबंध में भी दिया जाता है। गाइस, आप ना कभी भी उच्च न्यायालय और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इनके वेतन भत्ते कभी भी कम या समाप्त नहीं किए जाते हैं किसी भी स्थिति में। खाली एक स्थिति में करे जा सकते हैं, 360 जब लग जाए तब, बस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों की बात करें, कैसे अभी वीडियो हो गई थोड़ी सी लंबी। देखिए, हमने विधायी संबंध देख लिए थे, कानून खेल रहे थे जहाँ पे हम, ठीक है। फिर हमने अपने जो आपके प्रशासनिक संबंध है वो देख लिए थे हमने, ठीक है। अब हम देखेंगे वित्तीय संबंध केंद्र और राज्य के बीच की, मतलब केंद्र के पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, वो राज्य को बढ़ दे रही है या किस तरह से कर लगवा रही है, ठीक है। तो ये जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और गाइस शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ। और घटना चक्र की वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। इस मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी जगह से आपको कहीं से भी घटना चक्र पढ़ने को मिल जाएगी, ठीक है। देखिए, बुक्स आप सबके पास हो सकती हैं, ठीक है, आप उन बुक्स को पढ़ भी लेंगे। लेकिन अगर मैं एक नए स्टूडेंट की बात करूँ ना, कोई नया स्टूडेंट है, उसको घटना चक्र पढ़ने में इतनी दिक्कत आएंगी ना, उसको लगेगा यार अजीब सी बुक है यार, समझ नहीं आ रही, समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सबसे आसान तरीका उन बच्चों के लिए है कि आप मेरी वीडियो देखिए घटना चक्र की, क्योंकि मैंने उसमें क्या, जैसे मैं इसे पढ़ा रही हूँ कि एक एक लाइन पढ़ रही हूँ और उसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कोई भी हो सकता है किसी बुक को कंप्लीट करने का और एक समझ पैदा करने का, ठीक है। तो वैसे फिलहाल इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लगेंगे आगे के पार्ट के संग केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।